मेरा नाम सुनैना है। मैं अपने शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ क्योंकि मेरी टीचर की जॉब लगी हुई है। मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी की है। मुझे मेरे शहर से दूसरे शहर जाने में 2 दिन लगने वाले थे। मैंने ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक की हुई थी। आज मेरी ट्रेन थी, मुझे ट्रेन से सफ़र करना था, इसलिए मैंने अपना पूरा सामान ठीक से बैग में पैक कर लिया। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग फटाफट चढ़ रहे थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां से कैसे चढ़ूं, क्योंकि मैं पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं वहां पर ठीक से पढ़ा पाऊंगी। क्या मैं वहां पर ठीक से जॉब कर पाऊंगी, क्योंकि जॉब बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। मैंने जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। मेरा बीएड हो चुका था, मैंने बीए पास किया हुआ था। मैं जॉब के सिलसिले में ही अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। ट्रेन आकर सामने बहुत देर से रुकी हुई थी। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए, मैं भी अपना सामान जैसे तैसे लेकर ट्रेन में चढ़ा रही थी। मैंने आज अपना सामान ट्रेन में जैसे तैसे चढ़ा लिया। मैंने रिजर्वेशन किया हुआ था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि सीट मिलेगी या नहीं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। इतने समय के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मेरा रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, इसलिए मैंने पहले से ही रिजर्वेशन करके रखा हुआ था। जब मैं सीट के पास पहुंची तो मेरे सीट पर कोई और ही लड़का बैठा हुआ था। वह देखने में काफ़ी हैंडसम और गोरा चिट्टा था। मैं उसकी लंबाई और उसकी हाइट देखकर पहली नज़र में ही उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। पहली नज़र में ही मैं घायल हो चुकी थी। मैं बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगी। उस लड़के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी, क्योंकि मैंने इतना हैंडसम लड़का जिंदगी में पहली बार देखा था। पर मुझे मेरी जॉब की पड़ी हुई थी और अपनी सीट की। मैंने उस लड़के से कहा, देखिए ये मेरी सीट है, आप यहाँ से उठ जाइए। लड़का मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, ये सीट क्या आपने खरीद ली है या आपके पापा की है? वो मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था और साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। वैसे तो मैं भी कुछ कम सुंदर नहीं थी, मैं दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। मेरी माँ जब देखो तब मुझे से यही कहा करती थी, सुनैना तुम सच में मेरी प्यारी बेटी हो, तुम तो मेरी परी हो, तुम तो परियों की रानी हो। मेरी माँ हमेशा मेरी सुंदरता की बहुत ज़्यादा तारीफ करती, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़के ने भी एक नज़र मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ मजाक कर रहा था। मुझसे कहने लगा, देखिए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, ये गाड़ी तो सरकार की है, तुम्हारी नहीं। मैं भी अकड़ गई, उसे कहने लगी ये रिजर्वेशन की हुई सीट है, यहाँ से आप उठिए और कहीं और जाकर बैठ जाइए। लेकिन लड़का तो मान ही नहीं रहा था। थोड़ी देर तक मैं वहीं सीट के पास खड़ी रही और उस लड़के को घूर कर देखने लगी, लेकिन वह लड़का टस से मस नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मेरा बैग उठाया और सीधा ऊपर रख दिया और मुझसे कहने लगा, बैठिए मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। मेरी भी रिजर्व की हुई सीट है जो बराबर आपके सामने ही है। हम दोनों की सीट आमने सामने थी, हम दोनों पूरा सफ़र साथ में काटने वाले थे। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं फिर अपने सीट पर जल्दी से बैठ गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा सा गुस्सा आया था कि उसने हमसे बदतमीजी से बात की थी। लेकिन वह बदतमीजी नहीं थी, वो मेरे से मजाक कर रहा था। मैं बैठ गई और अपने बैग से बुक निकाल कर पढ़ने लगी। जब मैं पढ़ रही थी, वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने एक नज़र उसे उठाकर देखा और उसे अपना नाम नहीं बताया, बल्कि उससे कहा कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मैंने अपना नाम नहीं बताया और मैं अपनी बुक पढ़ने में लग गई। मैं भी अपना एटीट्यूड दिखाए, पर वो बस मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं एक नज़र भी उसे नहीं देख रही थी।
वो बहुत ही हैंडसम था। मैं भी उसकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं देख रही थी। उसने एक बार फिर कहा, तुम कौन से शहर से हो और तुम्हें कहाँ जाना है? मैं फिर भी नहीं बोली। वो फिर दोबारा से मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे कहा, देखो मेरा नाम सुनैना है और तुम मुझसे सवाल जवाब मत करो। तुम कोई वकील हो, मेरा तो पता नहीं, पर तुम टीचर जरूर हो, तुम्हारे बात से तो यही लग रहा है। हाँ, मैं टीचर की जॉब के लिए जा रही हूँ। तो क्या तुम भी टीचर की जॉब के लिए जा रही हो? तब वो मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो तुम टीचर की जॉब के लिए जा रही हो। कोई बात नहीं, अब बताओ कि तुम कौन से शहर जा रही हो? मैंने उसे अपने शहर का नाम बता दिया। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। उसने भी मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं भी उसे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दी। उसने बताया वो 2 भाई हैं और एक की शादी हो चुकी है और वह छोटा है, उसकी अब तक शादी नहीं हुई है, इसलिए वह भी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। और जहां पर मैं जा रही थी, वहीं पर वह भी जा रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था, पर सफ़र अब बहुत ही मज़ेदार हो गया था, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। अब वो मुझे अच्छा लगने लगा था। गर्मी का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हमने एसी बोगी में टिकट बुक किया था। एक कंपार्टमेंट में 4 बेड था, जिसमें 2 पर तो हम दोनों थे और 2 खाली था। तब तक वहां से कैंटीन वाला चाय लेकर गुजरा। उसने चाय चाय करके आवाज लगा दी। मैंने चाय वाले को बुलाया और मैंने 2 चाय खरीद ली। 1 कप मैंने उसे दी और दूसरा कप मैंने ले ली। रोहन सचमुच बहुत ही प्यारा लड़का था। उसने उस चाय वाले को पैसे दे दिए। मैंने कहा, नहीं मैं पैसे देती हूँ, लेकिन मेरे कहने से पहले ही उसने चाय वाले के हाथ में पैसे दे दिए और चाय वाला हम दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। चाय देकर वहां से वह चला गया। रोहन मेरी तरफ देखकर हंसने लगा, कहने लगा, अरे 30 रुपए की तो बात है। 30 रुपए में क्या होगा, जब बहुत ज्यादा रकम देनी होगी तो तुम दे देना। आगे खाने का भी तो हमें देखना है। खाना आएगा तब तुम खाने के पैसे दे देना। ये कहते हुए मुस्कुराने लगा। मैं भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। हम लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। मेरे साथ अब रोहन मजाक मजाक में ही कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। सब अच्छे से कट रहा था। ट्रेन कब की निकल चुकी थी। एसी कोच था, अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, ठंडी बहुत ही ज्यादा थी। मुझे तो अब ठंडी लगने लगा था। मैं घर से कोई शाल नहीं लेकर चली थी। गर्मी का मौसम था और मैं जानती थी कि एसी कोच में तो ब्लैंकेट मिलेगा ही। पर जब कोच अटेंडेंट से पूछी तो पता चला कि अभी ट्रेन में ब्लैंकेट नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में ट्रेन में ब्लैंकेट नहीं दिया जा रहा था। वैसे तो कोरोना खत्म हो गया था, कहीं कहीं कुछ केस आ रहा था। अभी तो सभी ट्रेनें चलना शुरू हो गई थी, पर अभी ब्लैंकेट वाली सेवा शुरू नहीं हुई थी। पर मुझे ये बात नहीं मालूम था, वरना मैं ब्लैंकेट लेकर चलती। कोच में ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं कांपने लगी। मुझे इस हाल में देखकर रोहन अपने बैग से एक शॉल निकाला और हंसते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरी शाल ले सकती हो, क्या मैं तुम्हें दे दूं? मैं बोली, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ, शाल मुझे दे सकते हो। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम तो अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हो। हमारी बातें ऐसे ही चल रही थी। पूरा दिन बीत गया। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे। रात काफी ज्यादा हो गई थी। हम दोनों अब खाना खाकर सोने की सोचने लगे। एक दिन में ही हम दोनों इतना ज्यादा करीब आ गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन में हम एक दूसरे से प्यार हो गया था। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड था। 2 सीट खाली था। पूरे केबिन में सिर्फ हम दोनों ही थे, इसलिए रास्ते में खुलकर बातें करते हुए सफर का मजा ले रहे थे, जहां पर सफर के साथ साथ हम रूम के मजे भी ले सकते थे।
हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे। रोहन का ब्लैंकेट को मैं उड़कर लेट गई। रोहन भी अपनी सीट पर लेट गया। मेरा ध्यान जब रोहन पर गया तो रोहन भी कांप रहा था। उसे भी अब ठंडक लगने लगी थी, पर उसका ब्लैंकेट तो मैं ले ली थी। मैं उठकर बैठ गई और रोहन से बोली, रोहन हमें एक ही ब्लैंकेट से रात गुजारनी पड़ेगी। तुम भी मेरे सीट पर आ जाओ, दोनों उड़कर बैठे बैठे सो जाएंगे। पर रोहन मेरी सीट पर नहीं आ रहा था। कहने लगा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम सो जाओ, मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। पर वो झूठ बोल रहा था ताकि मैं आराम से सो सकूं। पर मैं ऐसा कैसे देख सकती कि जिसका ब्लैंकेट और वो ही ठंडी से कांप रहा हो। जब रोहन नहीं आया तो मैं फिर उससे बोली। अब वो उठकर मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ समय के बाद वो मेरे हाथ को हाथ में थाम लिया और मुझसे कहने लगा, सुनैना तुम सुंदर और खूबसूरत के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ पहले भी करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा न लग जाए। मैं शर्माते हुए एक नज़र उठाए और रोहन को देखा और कहा, तुम भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तुम भी मुझे पहली नज़र में बहुत प्यारे लगे थे। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठी थी। हम लोगों को ठंड और नज़दीक लाती जा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। रोहन मेरी आंखों में बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक से पूरी केबिन की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा देख मैं डर गई। मैं रोहन के तरफ ज्यों सटी। रोहन मुझे जोर से अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं भी रोहन की बाहों में जाकर अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगी, क्योंकि राज सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। वो पहली नज़र में मुझे भा भी गया था। मैं भी रोहन को अपने बाहों में भर ली। अब तो मैं अपने आप को पूरी तरह से रोहन के हवाले कर दिया था। मुझे रोहन के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने रोहन को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर ली। मैं रोहन से बोली, रोहन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रोहन कहने लगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की से शादी कर सकूंगा। रोहन और मैं पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बिता दिया। धीरे धीरे प्यार भरी बातें करते करते कब जोश में होश खो बैठे पता ही नहीं चला। रोहन रात मुझे बहुत प्यार किया था। हम दोनों ने उस रात सारी हदें पार कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। वो सभी हदें पार हो गई। रोहन और मेरे बीच अब कोई भी दीवार नहीं थी। हम पूरी तरह से दो जिस्म एक जान बन चुके थे। पूरी रात हम दोनों को एक दूसरे की बाहों में काटने के बाद अब सुबह हो गया था। अब हमें एक दूसरे से जुदा होने का वक्त आ गया था। रोहन मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था और ना तो मैं उसे दूर जाना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। हम दोनों के बीच प्यार जो हो गया था, उतरने का वक्त आ गया। हम दोनों ट्रेन से उतर गए। वो वक्त ऐसा था जब मैंने आखिरी बार रोहन को देखी थी। रोहन की कार उसका इंतजार कर रही थी। रोहन ने मुझे गले लगाया और वहां से चला गया। रोहन की आंख में आंसू थे और मेरी आंखों से तो लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जॉब पर जाना था। मैं अपने जॉब को नहीं छोड़ सकती थी। रोहन वहां से चला गया। मैं भी अपनी जॉब की जगह पर आ गई। मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाली और मैं हॉस्टल में पहुंच गई। मैंने हॉस्टल में अपना सामान रखा और जॉइनिंग लेटर लेकर सीधा जॉब की जगह पर पहुंच गई। मैं स्कूल गई और मैडम से मिली। उस दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। मेरी जॉब का पहला दिन था। बहुत अच्छी तरह से आज का दिन गुजर गया। शाम हो गई, मैं अपने बिस्तर पर खाकर लेट गई। तब मुझे याद आया कि मैंने रोहन का तो नंबर ही नहीं ली और न ही मेरे पास उसका एड्रेस था। बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से रोहन का नंबर निकालूं। हम बातों बातों में इतना ज्यादा खो गए कि रोहन के पास भी मेरा नंबर नहीं था और न ही मेरे पास रोहन का नंबर था। अब मैं क्या करती? मैं बहुत ज्यादा बेचैन थी।
लेकिन मुझे मेरे माँ बाप के लिए जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रोहन की मोहब्बत को इस वक्त दिल में दबा दिया। मैं अपनी जॉब में लग गई, दिन ऐसे ही बीतते चले गए। जब 2 महीने गुजर गए तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने फिर से रोहन को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन रोहन मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाकर रहूंगी। मैं उसका हक बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, मैं उसे दुनिया दिखाकर रहूंगी। इसलिए मैंने दुनिया के ताने सुन सुनकर मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। देखते देखते 4 साल गुजर गए। मेरा बच्चा 4 साल का हो गया था। मैं उस शहर से दूसरे शहर जाकर बस गई थी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की देखभाल करनी थी। एक दिन मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल गई हुई थी। वहां पर मैंने देखा कि एक पति पत्नी का जोड़ा आया हुआ है और वो बात कर रहे हैं कि हमें एक बच्चा गोद लेना है। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि मैंने देखा वहां तो रोहन और उसकी पत्नी थी। रोहन के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसने रोहन का हाथ थाम रखा था। वो अपना सिर रोहन के कंधे पर रखकर रो रही थी। शायद उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी। जब रोहन और उसकी पत्नी दोनों वहां से चले गए, मैं अंदर प्रिंसिपल के पास चली गई और मैं रोहन के बारे में पूछा। तो प्रिंसिपल मुझे बताने लगी कि रोहन और उसकी पत्नी करिश्मा हैं। इनको 4 साल से बच्चा नहीं हुआ है। ये लोग एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। रोहन उसकी पत्नी दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं जब रोहन को देखी तो अपने आप को छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि रोहन मुझे देखे और उनकी जिंदगी में कोई परेशानी खड़ी हो। मैं तुरंत दरवाजे के पास ही छुप गई। फिर मैं जाकर प्रिंसिपल से वह सारी इंक्वायरी निकाली थी। मेरा बेटा अभिनव 4 साल का हो चुका था। मेरे बेटे पर उसके बाप का साया नहीं था। मैंने तुरंत प्रिंसिपल से कहा कि रोहन से आप बात करिए। मैं अपना बेटा रोहन को देना चाहती हूँ, लेकिन रोहन को यह मत बताना कि अभिनव सुनैना का बेटा है। बस से यह बताना कि हमारे ही स्कूल का बच्चा है, जो अनाथ है। आप इसे आसानी से गोद ले सकते हैं। प्रिंसिपल ने तुरंत रोहन को कॉल किया और बताया कि आपको जैसा बच्चा चाहिए था वैसा बच्चा मिल गया है। आप स्कूल वापस आ सकते हो तो आपको बच्चा मिल जाएगा। मैंने अभिनव को सारी बात बता दी। अभिनव बहुत ही समझदार बच्चा था। वो सिर्फ 4 साल का था, लेकिन मैंने उसे रोहन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वह तुम्हारे पापा हैं। लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को समझा दिया था। मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझदार था। वो तुरंत मान गया और कहने लगा, मम्मी आप मुझसे मिलने के लिए तो आओगी ना? मैंने अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं तुम्हें मिलने के लिए हर 2 महीने में आया करूंगी। बस तुम अपने पापा के साथ रहना। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तुम्हें अपने पापा के पास ही रहना होगा। पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने जब उससे कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन में मिलने के लिए आया करूंगी, तो वह मान गया। प्रिंसिपल ने रोहन और उसकी पत्नी को बुलाया और अभिनव को उनसे मिलवाया। अभिनव बहुत ज्यादा रो रहा था, उनके साथ जाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन मैंने इशारे से अभिनव से कहा, तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगी। अभिनव रोता हुआ उनके साथ चला गया। पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। आज अभिनव को गए 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मैं अभिनव से मिलने के लिए नहीं गई थी। मेरा दिल तड़प रहा था, मेरा दिल रो रहा था। आज मैं रुकने वाली नहीं थी। आज मैं अपने बच्चे को देखने के लिए गई थी। रोहन की पत्नी भी अभिनव को लेने के लिए आई थी। अभिनव के स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। रोहन की पत्नी ने मुझे नहीं देखा था। मैं अभिनव के पास चली गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी।
तो मुझे देखकर मेरे छाती से लग गया और मुझसे कहने लगा, मम्मी आपने बोला था कि हर 2 दिन बाद आऊंगी पर नहीं आई। ये कहकर गले लगने लगा। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मेरी ममता तड़प उठी। मैंने वैभव को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा, उसे अपने सीने से लगा ली। अभिनव को अलग करने का मन नहीं कर रहा था। तभी रोहन की पत्नी मुझसे छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिनव मुझसे अलग होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अभिनव से कहा, यही तुम्हारी माँ है, लेकिन तब तक रोहन भी गाड़ी से उतरा और मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास चला आया। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा, सुनैना तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रोहन मुझसे देखते ही मुझसे लिपट गया। उसने अपनी पत्नी के सामने मुझे गले लगाया और रोने लगा। वो कहने लगा, सुनैना मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में 2 साल तक डाल दिया गया था। मैं 2 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में था। तुम पागल हो, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वो मुझे बहुत ही ज्यादा बातें सुना रहा था, पागलों की तरह मुझे प्यार कर रहा था। उसकी पत्नी सब देख रही थी। मुझे रोहन की पत्नी के सामने गले लगाते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं भी रोहन को देकर पूरी तरह पागल हो गई थी। रोहन मेरे बच्चे का बाप था। रोहन मुझसे लिपट कर रोने लगा, बार बार मेरे माथे को चूमने लगा। कहने लगा, सुनैना मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया था। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम कहाँ चली गई थी? मजबूरन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करिश्मा से कर दी। मैं करिश्मा के साथ शादी नहीं करना चाहता था। करिश्मा बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब पता चला कि रोहन और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अभिनव हमारा ही बच्चा है, तो करिश्मा बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। वो गुस्से में रोहन के पास आई और जोर से रोहन के मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं भी कुछ नहीं कह सकती थी, वो पति पत्नी थी, इसलिए मैंने उन दोनों के बीच में बात नहीं की। जब करिश्मा ने रोहन को थप्पड़ मारा तब रोहन होश में आया। तब रोहन को महसूस हुआ कि उसने गलती किया, करिश्मा के सामने मुझे गले लगाया, लेकिन फिर भी वो मेरा हाथ थामे हुए था। वो समझाने लगा, सुनैना मेरा पहला प्यार है, मैं सुनैना से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सुनैना के बिना नहीं जी सकता। जब करिश्मा ने सारी बातें सुनी तो करिश्मा ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर अभी के अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं रोहन और करिश्मा की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने रोहन को समझाया, रोहन जिंदगी तुम्हारी करिश्मा की है, अभिनव तुम्हारा बेटा है, मैं तो तुम्हें तुम्हारा अभिनव दे दिया है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अभिनव को ले लो और अपने घर चले जाओ। आज के बाद मैं कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरी बात मानो, अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अभिनव को लो और करिश्मा के साथ घर जाओ। तुम मेरे लिए अपने संसार को आग मत लगाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन करिश्मा वहाँ से अपने मायके जा चुकी थी। अब करिश्मा मानने वाली नहीं थी। करिश्मा वहाँ से चली गई, लेकिन रोहन मेरा हाथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं, अभिनव और रोहन हम तीनों साथ में राज के घर पर चले गए। राज का घर काफी बड़ा और आलीशान था। रोहन सचमुच अच्छा इंसान था। रोहन ने अपने घर को अच्छी तरह सजाया हुआ था। जब हम रोहन के घर गए, मैंने देखा कि रोहन और उसकी पत्नी की काफी सारी तस्वीर थी। उसकी पत्नी करिश्मा ने पूरा घर बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। उनका बेडरूम तो बहुत ही आलीशान था। बेडरूम में हर चीज बहुत ही सलीके से रखी हुई थी। दोनों की तस्वीर देखकर मेरे दिल में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझा लिया कि मुझे इनका संसार खराब नहीं करना। मैंने रोहन को बहुत समझाया, तो रोहन अपनी पत्नी करिश्मा को लाने के लिए उसके मायके चला गया, लेकिन करिश्मा आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं दूसरे दिन करिश्मा के घर चली गई। मैंने करिश्मा के सामने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगी। मैंने उसे कहा कि इसमें मेरी और रोहन की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन करिश्मा माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
2 महीने गुजर गए। मैं हर 2 दिन के बाद करिश्मा को मनाने के लिए उसके घर चली जाती। उसे बार बार यही कहती कि रोहन और मेरे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। जो तुम समझ रही हो, जो कुछ भी था वो सब कुछ गलती से हो गया था, नासमझी में हो गया, इसलिए तुम अपना संसार बर्बाद मत करो। उसे समझाते 1 साल बीत गया, लेकिन करिश्मा अब तक रोहन के साथ नहीं आई थी। एक दिन करिश्मा कनाडा चली गई। जब मुझे पता चला तो उस दिन मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस लगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे उस दिन करिश्मा के सामने नहीं आना चाहिए था, अपने बच्चे को गले नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन अपनी ममता को मुझे काबू में कर लेना चाहिए था। पर मैं क्या करती, मेरी ममता काबू में नहीं रही थी और मैं अपने बच्चे से जाकर लिपट गई। मैं आज उस दिन को बहुत ज्यादा कोस रही थी। मुझे करिश्मा और रोहन की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए थी। दिन बीतते चले गए, देखते देखते करिश्मा को कनाडा गए 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद लंबा चौड़ा एक लेटर मेरे घर आया। उसमें करिश्मा ने रोहन को तलाक दिया हुआ था। उसमें तलाक के पेपर्स थे और तलाक के साथ साथ उसके अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा लेटर लिखा हुआ था। जब मैं वो लेटर पढ़ रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं आया था कि सब कुछ उनके संसार में हो रहा था। करिश्मा लेटर में लिखी थी कि रोहन और मेरे बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। रोहन ने मुझसे शादी तो की थी, लेकिन रोहन पहले से ही तुम्हारा ही था। बस नाम के लिए हम पति पत्नी थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं था कि हम पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ रहते। वो तो बस लोगों के सामने दिखाने के लिए हम पति पत्नी का नाटक कर रहे थे। राज ने कभी भी मुझे दिल से अपनी पत्नी माना ही नहीं था। उसके दिल दिमाग में तो बस सुनैना ही थी। मैं अगर उसके साथ भी रहती तो क्या करती। हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। जब 2 साल बाद हमारा शारीरिक संबंध होकर भी मैं मां नहीं बन सकी, तो एक दिन हॉस्पिटल में अपने आप का चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। तो मेरा रोहन के साथ रहने का फायदा ही क्या। मैं खुद ही रोहन के लिए कोई लड़की ढूंढ रही थी, या मैं अपना किसी से एक बच्चा पैदा करने वाली थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम सामने आई, राज, और तुम्हारा बच्चा मिल गया। भगवान की मर्जी यही थी, इसलिए तो तुम वहां पर आई। रोहन का पहला प्यार तुम ही हो, क्योंकि रोहन एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूला। मुझे लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे नहीं लगा था कि मेरी वजह से ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब मैंने लेटर पढ़ा तो मेरे दिल को सुकून मिला। इसमें न तो मेरी गलती थी, न तो करिश्मा की गलती थी, और न तो रोहन की गलती थी। ये तो सब तकदीर का लिखा हुआ था, जो कि आज हो गया। करिश्मा कनाडा में अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी करके वहां पर जॉब भी कर रही है। करिश्मा लेटर में ये भी लिखी थी कि मैंने रोहन को पूरी तरह से माफ कर दिया है। तुम दोनों शादी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहीं कनाडा में ही सेटल होने वाली हूँ, और यहीं पर कोई लड़का देखकर मैं भी शादी कर लूंगी। तुम दोनों अपना संसार सजाओ, अपने बच्चों के साथ सुखी रहो। मैंने वह लेटर रोहन को दिखाया। जब रोहन ने लेटर पढ़ा तो रोहन को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि रोहन अपने आप को माफ नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने लेटर की आखिरी लाइन पढ़ी तब उसने मुझे गले से लगा लिया। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगा, यही तकदीर का लिखा है। अगर तकदीर में लिखा नहीं होता तो आज तुम मुझे नहीं मिलती, न तो मेरा बच्चा मुझे मिलता। मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मैंने बस तुम्ही से मोहब्बत की थी। आज भगवान मेरी मोहब्बत मुझसे मिला दी है। रोहन और मेरा बच्चा अभिनव, हम तीनों बहुत खुश हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।